जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर राम कविंद्र जी, समकालीन चिंतन के संपादक हैं, विचारक हैं। मैंने दो कड़ी में पिछले दिनों चर्चा की थी सिया शरण शर्मा जी से। उसका विषय था कि वामपंथ के शहर में क्यों खुद गई वामपंथ की जड़। उसमें खासकर जमशेदपुर में जो वामपंथ के ताजा हालात हैं, जो आज की तारीख में वामपंथ जहाँ खड़ा है, तो उस पर बातें हुई थी। तो उसमें कुछ बातें जो छनकर आई, उसमें कहा गया कि वाम राजनीति जो है या फिर वाम मजदूर राजनीति जो है, दोनों कहीं ना कहीं भटकाव का शिकार हो गई। कुछ पिछलग्गू की जो प्रवृत्ति बनी उसके कारण भी हुआ, कुछ समझौतावादी जो अपनाया गया रास्ता उससे भी हुआ है। लेकिन अभी भी समर्पित वामपंथी हैं, कार्यकर्ता हैं, जिनको एकजुट करके और जो अलग अलग धड़ों में बट करके कहीं काम कर रहे हैं, वो एक साथ एक मंच पर आए तो हालात बदल सकते हैं। तो आपसे डॉक्टर साहब हम यह जानना चाहेंगे कि जो वामपंथ की जो जड़ें कहीं जो कमजोर हो रही और जो बातें कही जा रही है, उससे क्या कुछ रास्ता, क्या सटीक रास्ता, सही रास्ता हो जिस पर चलकर वामपंथ अपना फिर पुराना गौरव हासिल कर सके, और जो भरोसा लोगों का था, जो आम जन का जो भरोसा था, उसको जीता जा सके। तो हम इसी पर आपसे चर्चा करना चाहते धन्यवाद राकेश जी। आपने बड़ा मौजू विषय चुना है। आप वामपंथ के पराजय के दौर की बात कर रहे हैं, हैं। तो इससे बाहर निकलने के रास्ते पर विचार करने के पहले जी हम लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। पहली चर्चा वहां से शुरू होनी चाहिए कि आखिर हम हार क्यों गए, क्यों पीछे हटना पड़ा है। जी इस पहलू से हम शुरू करें और तब हम लोग आएंगे कि आखिर इसके पुनर्निर्माण, या यूं कहें कि पुरानी प्रतिष्ठा में लौटने के रास्ते क्या होंगे। जी तो इस संदर्भ में आप चर्चा अगर वहां से कीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। जी हाँ, जी जी तो पहली बात तो मैं यह बताऊं कि जमशेदपुर का विषय आपने उठाया है, सही है, क्योंकि आप जमशेदपुर शहर में रहते हैं, यहाँ की स्थिति को ज्यादा नजदीक से, ज्यादा गहराई से देखते हैं, समझते हैं। लेकिन आप जरा गौर कीजिए झारखंड के अन्य औद्योगिक नगरों को। जी बोकारो की क्या स्थिति है, रांची की क्या स्थिति है, धनबाद की क्या स्थिति है, हजारीबाग की क्या स्थिति है। ये सब स्टील उद्योग, हेवी इंजीनियरिंग उद्योग और कोयला खनन उद्योग के बड़े बड़े केंद्र हैं। और आप एक समानता पाएंगे कि सब जगह घोर दक्षिणपंथी पूंजीवादी पार्टी भाजपा की पकड़ है। जी तो अब यहां से हम एक बार फिर जमशेदपुर की ओर लौटे, जी तब आप देखेंगे कि एक समय था जब जमशेदपुर को संसदीय राजनीति में बिहार का पहला कम्युनिस्ट सांसद भेजने का गौरव हासिल था। जी एक समय था जब इस शहर के सभी विधानसभा क्षेत्रों पर कम्युनिस्ट विधायक जीतने का गौरव हासिल कर लेते थे। तो वह स्थिति कैसे बनी, यह पहली बात। जी दूसरी बात, मैं आपको यह बताना चाहूंगा जी कि यह जो पतन हुआ है,
पराजय का यह जो दौर आया है वो सिर्फ मजदूर आंदोलन में नहीं है। जी अब बताइए ना, किसान आंदोलन में कहाँ लाल झंडा लहरा रहा है? अब जी बताइए ना, विश्वविद्यालय के कैंपस से कहाँ दसियों बीसियों प्रोफेशनल रिवोल्यूशनरीज या मार्क्सिस्ट इंटेलेक्चुअल्स के दल निकल रहे हैं? या तो स्थिति एक जगह आकर के रुकी हुई है, या धीरे धीरे थोड़ा बहुत चीजें बन रही हैं। जी लेकिन जो एक दौर आया था पहले, उससे हम काफी पीछे हैं। इस बात को स्वीकार करने में हमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई संकोच। जी अब थोड़ा सा फिर हम इतिहास और आज की स्थिति की चर्चा करेंगे। जी अब एक समय था कम्युनिस्ट आंदोलन का, जबकि आप परिस्थिति के हिसाब से देखें, दमन की परिस्थिति और आंदोलन के संघर्ष की परिस्थिति तो बड़ी जटिल परिस्थिति। मैं आजादी के पहले की परिस्थिति की बात कर रहा हूं। जी और उस समय कम्युनिस्ट आंदोलन ने बहुत सारे नए नए रिकॉर्ड बनाए। जी आप एआईटीयूसी, उस पर कम्युनिस्टों का कब्जा हो गया, एआईएसएफ बन गया, किसान सभा बन गया। और हुआ ये कि जितने संगठन थे जो कम्युनिस्ट आंदोलन के बाहर भी थे, उसके लोग धीरे धीरे करके कम्युनिस्ट आंदोलन में चले आए। जैसे भगत सिंह की शहादत के बाद उनके जितने साथी थे वे कहाँ गए? कम्युनिस्ट आंदोलन में शामिल हुए। जी आप बिहार के किसान आंदोलन के जो बड़े प्रतिष्ठित नेता थे शाहजानंद, जी उनके सारे अनुयायी कहाँ गए? कम्युनिस्ट आंदोलन में आए, जिसमें कार्यानंद शर्मा और राहुल सांकृत्यायन जी का नाम बहुत ऊपर है। जी जी मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि एक समय आता है जब उत्थान के दौर में आप होते हैं, तो सब जगह से लोग टूटकर आपके साथ आने लगते हैं। जी आप उस समय आंदोलन के चुंबक बन जाते हैं। और एक दूसरा दौर आया जब हमारे यहां से लोग टूट टूट के दूसरे जगह भागने लगे। जी यह दौर कब आया, कैसे आया, इसको समझने की जरूरत है। इसकी अगली कड़ी में मैं आपको बताऊं, यह जी भी हम लोगों को समझने की जरूरत है कि कम्युनिस्ट आंदोलन में जो भटकाव या पतन, जो आप कहें, वह एक समग्र आंदोलन में एक साथ नहीं आया है, जी वह टुकड़ों टुकड़ों में आया है। बड़े अंदरूनी संघर्ष भी हुए। जी जैसे अगर इसको आप संक्षिप्त, मैं सिर्फ पॉइंटर में बात करूंगा, जी क्योंकि बहुत जी विस्तार में जाएंगे तो इसमें कई वीडियो बन जाएंगे। जी जी तो जी मैं पॉइंटर में बात करूंगा जी कि एक दौर आया 1960 के दशक का, जी दूसरा दौर आया 1980 के दशक का, तीसरा दौर आया 1990 के दशक के बाद, और आज हम चौथे दौर में जा रहे हैं, जी जिस पर हम परिस्थिति का विचार करें। जी तो आप पहले दौर की जब हम बात कर रहे हैं, उसकी शुरुआत कब से होती है, जी वह समझने के लिए कम्युनिस्ट आंदोलन के अंतर्राष्ट्रीय चरित्र को भी आप समझने की कोशिश करें। उसको समझे बगैर आप बड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। जी अब जैसे फिर हम जमशेदपुर की ओर अगर लौट आए, जी तो जमशेदपुर में कम्युनिस्ट आंदोलन के गौरव को, मजदूर आंदोलन के गौरव को जी बढ़ाने की
सबसे बड़ी घटना क्या है? जी कोई भी इसका जवाब इसी में देगा तो 1958 का टिस्को मजदूर आंदोलन, जी वह इतिहास में दर्ज है। उसके नेता केदार दास जी इतिहास पुरुष बन गए हैं। जी और सचमुच एक मजदूर आंदोलन के ऊपर वे अमिट हस्ताक्षर हैं, और इस रूप में मैं उनको सलाम करता हूं। जी तब इस परिघटना के पीछे की शक्ति को समझिए। जैसा कि मैंने कहा कि एक पूरा अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के विकास की संचित निधि उस समय उनके पास थी। वो जी एक तिजोरी के रूप में उनका योगदान यह था कि उन्होंने उस परिस्थिति को समझा और बड़े साहस के साथ उस आंदोलन का नेतृत्व। तो हमेशा हमको इतिहास के कंटिन्यूटी में किसी घटना को देखना पड़ता। जी कोई घटना अपने आप से एक अलग नहीं होती। अब दूसरी तरफ मैं आपको याद दिलाना चाहूं जी कि उसी कम्युनिस्ट आंदोलन में 1956 में एक घटना घटी थी जी सोवियत संघ में, और उस घटना ने पूरे कम्युनिस्ट आंदोलन की दिशा बदल दी। जी वह क्या था? ख्रुश्चेव। ख्रुश्चेव का उद्भव हो चुका था सोवियत संघ के जी पार्टी के शीर्ष नेता के रूप में, और उसने अतीत के जो कर्णधार थे स्टालिन, उनकी पूरी निधि को मिट्टी में मिला दिया था। जी जी अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं बड़े साफ शब्दों में यह कहूंगा, और उसमें मुझे कोई संकोच नहीं है, कि ख्रुश्चेव कम्युनिस्ट रह नहीं गया था, वह पूंजीपति वर्ग का कुत्ता आ बन गया था हमारे खेमे में। जी यहां से एक पतन की शुरुआत होती है और आंदोलन दो खेमे में बंट जाता है, ख्रुश्चेव पंथी और ख्रुश्चेव विरोधी। जी पूरा दुनिया का कम्युनिस्ट आंदोलन बंट जाता है। और यहीं से बात शुरू हो जाती है कि 1956 के पहले जिस जी सोवियत संघ विश्व कम्युनिस्ट आंदोलन का आधार क्षेत्र माना जाता था, वह धीरे धीरे पूंजीवाद के गढ़ में बदला, सामाजिक साम्राज्यवाद के गढ़ में बदला, और उन अंततः आकर के पतन होकर के एक महज छोटे साम्राज्यवादी देश के रूप में टिका जी हुआ है। जी यह एक सिलसिला है। तो उस समय भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन में जो शक्तियां ख्रुश्चेव के साथ गई, उनके अंतर्राष्ट्रीय नीति का समर्थन किया, वो एक खेमा। जी वो आज सीपीएम का खेमा है। और उसी समय, बल्कि उसी समय कहना ठीक नहीं होगा, 1960 के दशक में, कहिए तो 1963 में, पूरे विश्व कम्युनिस्ट आंदोलन में एक महान बहस करके चर्चा आई थी, जिसने यह स्थापित किया, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने उस बहस में स्थापित किया कि सोवियत संघ के नेता अब कम्युनिस्ट नहीं है। वो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो नकली मार्क्सवाद है, नकली कम्युनिज्म। जी और इसीलिए आप बार बार सुनते होंगे कि मैं एक शब्द इस्तेमाल करता हूं, पूंजीवादी वामपंथ। तो वो पूंजीवादी वामपंथ वही लोग हैं जिन्होंने उस पथ पर चलकर आंदोलन के साथ गद्दारी की, आंदोलन के साथ विश्वासघात। जी तो अब जब पूरे कम्युनिस्ट आंदोलन को आप देखेंगे
तो उसमें दो तरह के भटकाव आपको मिलेंगे। जी एक, जो वर्ग दुश्मन के एजेंट के रूप में हमारे भीतर हैं, और दूसरा जो वर्ग दुश्मन के एजेंट नहीं है, जी बल्कि वो गलत रास्ते से चल रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं स्थिति को समझने में, उसकी व्याख्या करने में। जी तो वे हमारे मित्र हैं, हमारे एलिज हैं, उनके साथ बहस करना है। और जिन्हें हम समझते हैं कि वे हमारे एलिज नहीं हैं, जी उनके साथ तो फिर संघर्ष करना है, वैसे ही जैसे किसी पूंजीवादी विचारक के साथ करते हैं। जी जी इसीलिए मैं आपको एक बात बता दूं कि जब पूंजीवादी वामपंथ की मैं बात करता हूं, तो जी यहां हमारे श्रोताओं को यह समझ लेना चाहिए, जी वे लोग मजदूर आंदोलन के भीतर के दक्षिणपंथी खेमा नहीं है, जी जी वे पूंजीपति वर्ग के भीतर के वामपंथी खेमा है। जी ये अंतर बहुत स्पष्ट हो जाना चाहिए। जी जी इसी ढंग से आप देखेंगे तो यह पहला संघर्ष था। जी इसमें कम्युनिस्ट आंदोलन में दो खेमा बट गया। एक जो चीन के रास्ते पर आगे बढ़ने की बात की, जिसका प्रतिनिधित्व नक्सलवाड़ी किसान विद्रोह से निकले हुए नेताओं ने किया। अब जब वर्ग दुश्मन के रूप में हम चिन्हित करते हैं, तो इसका एक उदाहरण देख लीजिए। जी जब नक्सलवाड़ी किसान विद्रोह हुआ था, तो आप जानते होंगे कि उस समय पश्चिम बंगाल में एक युक्त मोर्चा की सरकार थी, जिसमें सीपीएम खुद थी। जी और जिन लोगों ने नक्सलवाड़ी किसान विद्रोह की चिंगारी फैलाई थी, जिन्होंने उसका बिगुल फूंका था, वे उस समय सीपीएम के ही मेंबर थे। जी और उनके साथ क्या सलूक हुआ? वहां के विद्रोही किसानों को गोलियों से भूना गया। जी तो क्लास एनिमी करता क्या है? किसको हम दुश्मन कहेंगे? इस डिस्टिंक्शन को बहुत साफ समझने की जरूरत है। जी इसलिए मामला महज इतना ही नहीं है कि पार्टी बिखर गई। पार्टी जी बिखरी ही खली नहीं, पार्टी इसलिए बिखर गई कि हमारे कुछ लोगों ने विभीषण का काम करना शुरू कर दिया। जी इस बात को हमारे लोग, हमारे श्रोता नहीं समझेंगे, जी तो वे आंदोलन के ये को नहीं समझेंगे। जी जी ये पहला पहला चरण। जी और भटकाव क्या आया? यहां भटकाव आया कि ये लोग खड़े कहां हुए? 1967 का, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, 1967 में एक बड़ा संकट का समय था। बुर्जुआ सिस्टम बड़े क्राइसिस में चल रहा था। तो उस समय ये कहां गए? गैर कांग्रेसवाद के नारे के तहत इन्होंने बुर्जुआ पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाया, जिसमें आपको याद होगा बिहार में जनसंघ भी उस सरकार में शामिल था, जी जी कम्युनिस्ट भी शामिल थे, और फिर पहले महामाया प्रसाद और उसके बाद कर्पूरी जी के नेतृत्व में जो सब सरकार चली, तो वह मार्क्सवाद को नकार करके एक लोहियावाद के शरण में जाने का एक प्रारंभ था। जी जी इस डेविएशन को हमेशा आप समझिए। और उसी समय नक्सलवाड़ी से जो धारा निकली, वह एक क्रांतिकारी दिशा का प्रतिनिधित्व कर, जी और उसके इर्द गिर्द बहुत लोग जमा हुए। ओवरऑल जो जिस मैग्नेट की बात कर रहा हूं, जी उसी समय यूनिवर्सिटीज के छात्र, आपके फैक्ट्रीज के मजदूर, किसानों के बेटे, ये सब निकले और एक नई लड़ाई की शुरुआत थी, जिससे उम्मीद। और फिर यहां मैं बता दूं जी कि कुछ राजकीय दमन और कुछ अंदरूनी भटकाव, दोनों बातें हैं। जी इसके चलते वह आंदोलन बिखरा।
और उसकी पूरी व्याख्या में नहीं जाएंगे। जी जी तो अब इस आंदोलन से जो लोग निकले वे भटकाव के शिकार हैं, और इनके बीच एक मुश्किल आ गई जी जब 1980 में, इसीलिए मैंने दूसरा पॉइंट किया है। जी जी 1980 में क्या हुआ? जिस तरह से स्टालिन के मरने के बाद क्रुश्चेव ने पूरी तरह से स्थिति को गड़बड़ झाले में डाल दिया, तो चीन में माओ से तुंग के मरने के बाद भी वही हो गया। जी डेंग के नेतृत्व में वहां भी पूंजीवाद की पुनर्स्थापना हुई, और एक तरह से फिर जो एकमात्र आधार क्षेत्र विश्व कम्युनिस्ट आंदोलन का बच रहा था वो अभी धराशायी हो गया। जी अब उसके बाद जो स्थिति पनपी, वह आंदोलन में वैचारिक अराजकता, राजनैतिक भटकाव और टूट फूट और ये सब के दौर से गुजरा, और उससे गुजरते हुए आज हम इस स्थिति में पहुंचे। ये तो जी मूल बात है। जी उसके बाद फिर हम आगे जब चर्चा बढ़ेगी तो आगे की हम बात करेंगे। तो सर, जो आपने बहुत तरीके से समझाया कि किस तरह से हालात बदलते गए और जो वामपंथ जो है आज खड़ा है उस मुकाम पर आकर खड़ा हो गया। तो अब है कि देखिए, बेहतरी का क्या रास्ता हो, एकदम संक्षेप में सीधा सरल तरीके से इसको बताइए कि अब आखिर जो हो गई गड़बड़ी हो गई, तो हम उसको भी हम्म न पकड़े, उससे सीखे। जो अतीत है उससे तो बीता, जो कल है उससे सीखे, उसमें क्या अच्छाई थी बुराई थी और आगे कैसे बढ़े, बस इसको थोड़ा आप स्पष्ट कर। ठीक। अब इसमें देखिए, हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो जैसा कि हमने कारणों की व्याख्या में बताया जी कि पहली बात है कि वैचारिक भटकाव आया। जी हमने मार्क्सवाद छोड़ दिया, हम वर्ग संघर्ष से अलग हटकर पहचानों की राजनीति में आ गए। जो एक पोस्ट मॉडर्निज्म का आइडिया है कि जैसे जाति मुक्ति का सवाल, महिला मुक्ति का सवाल, राष्ट्रीयताओं की मुक्ति का सवाल, इससे अलग अलग हम लोग डील करने के आदी हो गए, और हम लोग भूल गए कि पहचान की राजनीति अंततः पूंजीवाद की राजनीति है और उसी की सेवा। तो पहली बात तो यह बननी चाहिए कि हम आज के संदर्भ में मार्क्सवाद, लेनिनवाद को, माओ विचारधारा को समझें, उसका नए ढंग से सूत्रीकरण करें और फिर लोगों को शिक्षित करें। ये पहली बात हो, जिसको मैं कह रहा हूं वैचारिक समझ। जी दूसरा, अब यहीं से राजनीति की बात उभरेगी कि हम राजनीतिक रूप से इस वर्ग पर कितना जोर दें और कैसे उनको इस सांचे में ढालें। और जितनी लड़ाइयां चल रही हैं, क्योंकि लड़ाइयां तो चल रही हैं, उनमें हम एक कम्युनिस्ट के हिसाब से, वर्ग संघर्ष के एक प्रतिनिधि के हिसाब से, और जो दीर्घकालिक भविष्य है उसके हिसाब से जुड़कर तात्कालिक पोजीशन पर निर्णय लें। ये मोटे तौर पर हम इतना कह सकते जी हैं, और इसी में संगठन का निर्माण होगा। और संगठन, संघर्ष, विचारधारा की प्रगति, ये सब एक साथ एक प्रक्रिया में चलते रहेगा। अब इस पर बारीकी से आगे आप और बात करेंगे तो हम लोग चर्चा करेंगे, नहीं तो अत्यंत संक्षेप में जो समय सीमा आपने बताई जी उसमें जी। इतनी ही बात जा सकती है। तो कुल मिला के जो बात आई कि सर, पहचान की जो राजनीति है उससे बाहर निकलिए, जो वैचारिक भटकाव है उससे भी, मैंने उसमें भी सुधार लाइए, और फिर जो लाइए वर्तमान। सुधार, खाली मुंह लाइए, उससे जी पूरी तरह मुक्त होइए। जी, और वैचारिक वर्ग भटकाव। संघर्ष की राजनीति को, मार्क्सवाद को समझिए, मजदूर वर्ग के हित को समझिए, किसानों के अलायंस को समझिए, किसानों में गरीब किसानों की अहमियत देना सीखिए, नहीं तो किसान तो कूलक भी हैं।
गरीब मतलब किसान जो गांव के फटा चिथड़ा कपड़ा पहनकर काम करने वाला किसान है, हम उसकी बात कर रहे हैं। जी मजदूर में हम सुविधाभोगी मजदूर की बात नहीं कर रहे हैं, जिसके बारे में पहले ही लेनिन कह चुके हैं कि ये लोग मजदूर वर्ग के भीतर पूंजीपतियों के गुर्गे हैं, सुविधाभोगी मजदूरों के बारे में। तो हमको उन मजदूरों की बात करनी होगी जो तमाम सुविधाओं से विहीन हैं। यहां से चीजों को समझिए, जी जी जिसको आज ठेका मजदूर के रूप में कहा जाता है। चले जाइए ना, इसी टाटा में एक पुराने मजदूरों का ये है और एक नए मजदूरों का है। पुराने मजदूरों की तनख्वाह ज्यादा है, नए मजदूरों की तनख्वाह कम है, और ठेका मजदूरों का तो उससे भी कम है। ये तो मजदूरों की अलग अलग कैटेगरी बन गई है। तो इन सारी चीजों के संदर्भ में, और फिर आज जो संबंध बदल गए हैं उसके संदर्भ में, विश्व पूंजीवाद के संकट के संदर्भ में पूरी चीजों को नए ढंग से व्याख्या करने की जरूरत है और उस पर के आधार पर संगठन बनाने की जरूरत है। तो सर कुल मिला के निष्कर्ष यह हुआ कि जो हम एक आंदोलन की औपचारिकता जो करते हैं वो न हो, घिसे पीटे तरीके से न हो, हम रास्ता चुने और बेहतर तरीके से, और उसकी जो बाधाएं हैं वो कैसे दूर हो इस पर भी विचार करें और फिर आगे बढ़ें, तो रास्ता आसान होगा। और फिर जो है हम जो अपना समृद्ध इतिहास है उसकी उसको वापस कर पाएंगे। जी। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि आपके जो विचार हैं उनको सुन करके लोग इससे कुछ अच्छा ग्रहण करें, और कुछ जो वाम राजनीति है, वाम आंदोलन है, वो बेहतरी की ओर अग्रसर हो। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।